आज का हमारा टॉपिक है बजट ट्रैवलिंग। बजट में ट्रैवल कैसे करना चाहिए। मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले तकरीबन 3 सालों से, और 3 सालों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवल कम से कम बजट में करता हूँ। मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये रिलेटिव्स है, या जो भी कहीं घूमने जाना चाहते हो, उनसे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि तुम इतनी कम बजट में ट्रैवल कैसे कर पाते हो। तो उस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करते हुए भी दूंगा। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ट्रैवल हमें करना ही क्यों चाहिए। ट्रैवल करने से क्या चीजें हमें सीखने को मिलेगी और क्या क्या चीजें हमें पता चलेगी। तो देखो, सिंपल सी बात है भाई। फंडा मेरा लॉजिक ये कहता है कि जब मैंने 2021 में यहाँ पे जॉब पकड़ी थी, तो सिंपल सी ये चीज थी कि काम के चलते या तो आप डिप्रेस हो जाते हो, या सेम डे टू डे 9 to 5 जॉब की वजह से क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। या आपकी फैमिली यहाँ पे साथ रहेगी तो थोड़ा बहुत आप घूमने के लिए कहीं जा सकते हो। लेकिन मुझे बेस्ट जो चीज लगी वो लगी ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग से क्या होता है कि आपका जो डर होता है, डर वो खत्म हो जाता है। मैं कभी घर से जल्दी बाहर निकला नहीं था, तो मुझे सोलो ट्रैवल करने में डर लगता था, नई चीजों को देखने में बहुत ज्यादा डर लगता था। वहां तक कैसे पहुंचूंगा, अकेले में कर पाऊंगा, रहूंगा कैसे, बहुत सारी चीजों का डर है। वो डर एक बार जब आप सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए निकलते हो तो सारा डर आपका खत्म हो जाता है। वही डर खत्म करने के लिए आपको पहले सोलो ट्रिप करना पड़ेगा और ट्रैवल करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भगवान ने इतनी खूबसूरत बनाई है। वो खूबसूरत दुनिया को अगर आप घर में बैठ के रील्स में देखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको बाहर निकल के देखना ही पड़ेगा। और जब एक बार वो खून आपके मुंह में लग जाता है ना, जब ट्रैवल करने का जो जुनून है वो आपके अगर सर चढ़ जाता है, तो एक बार के बाद आप कभी रुकोगे नहीं किसी के कहने से, ट्रैवल करते ही जाओगे। मेन चीज है कि आपको बजट ट्रैवलिंग पे ज्ञान देने से पहले या बताने से पहले कुछ मैं अपना डेटा जो है वो लिख के लाया हूँ इस डायरी में, और वो आपको बताना चाहूंगा। जबकि मैं पिछले 2021 से ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने मतलब सबसे हाईएस्ट जो अपना बजट रखा होगा, 4 साढ़े 4 हजार का रखा होगा। ठीक है, उसके आगे मैं कभी नहीं गया और ना ही कभी लगाया है पैसे। बहुत ही कम। देखो, क्योंकि डिफरेंस होता है, एक ट्रैवलर में डिफरेंस है और टूरिस्ट में डिफरेंस है। टूरिस्ट क्या होता है कि सारी जगहों को ट्रैवल करता है, अपनी कैब वगैरह बुक करता है, होटल बुक कर लेता है, खाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े होटल बुक हो जाते हैं। तो ट्रैवलर के लिए क्या होता है कि एक एक चीज खोजना होता है कि कम बजट में फूड कहाँ मिलेगा, कम बजट में होटल कहाँ मिलेगा, कौन कौन सी जगह मैं इजीली घूम सकता हूँ, लिफ्ट मांग के घूम सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं 3 साल का डेटा तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरे इस साल 2024 में मैंने जहां जहां ट्रैवल किया, कितने बजट में ट्रैवल किया, वो सारी चीजें आपको शेयर करके थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रैवल किया था, जनवरी में गया था अपने दोस्तों के साथ जम्मू कश्मीर। और इन सारी जगहों की वीडियो मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग के रूप में है। तो कहीं भी अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, उस ब्लॉग को जाके देखना। ब्लॉग में भी 3 4 5 महीने पहले मैंने यही सारी बजट जो है शेयर करी आपके साथ। तो वैष्णो देवी में सबसे पहले जनवरी में गया था, वो गया था 500 रुपए के अंदर में। 500 रुपए के अलावा हमारे जाना आना खाने पीने का खर्चा बिल्कुल नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, उसका भी कई कारण है। दूसरा है मसूरी। मसूरी में फरवरी में गया था, जिसका मुझे प्राइस जो लगा था वो लगा था 1700 रुपए, जिसमें हम मसूरी के अंदर में देहरादून वगैरह सब चीजें हमने घूमी थी। धनौल्टी घूमा था और बहुत सारी प्लेसेस घूमी थी, आप देख सकते हो उसको। थर्ड में मार्च में गया था जगन्नाथपुरी, जो कि मेरे घर के पास ही है। तो जगन्नाथपुरी में यहाँ से गया था दिल्ली से, और फिर वापस आया था। रिटर्निंग का किराया वगैरह सब कुछ जोड़कर अगर मैं खाने पीने का बताऊँ तो 2500 रुपये मेरा दिल्ली से जगन्नाथपुरी जाने का और आने का लगा था। उसके बाद नेक्स्ट महीने यानी कि अप्रैल में जब मैं गया था, तो प्रयागराज गया था, विंध्याचल गया था और मैहर। ये मेरी सोलो ट्रैवलिंग थी, तो इसलिए मैं तीनों जगहों पे घूम के आया था 2 या 3 दिन के अंदर में, जिसका मुझे 2000 रुपये खर्च लगा था। उसके बाद नेक्स्ट महीने में मैं गया था बिजली महादेव। बिजली महादेव कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बहुत ही प्यारा ब्लॉग बना था वहाँ का। तो वहां तक मैं गया था 1000 रुपए के अंदर में। 1000 से भी शायद कम, 600 700 रुपये लगे थे। क्यों लगे थे उसका कारण भी आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में। उसके नेक्स्ट महीने में गया था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, कैची धाम, ये सारी चीजें हम, भीमताल वगैरह हम घूम के आए थे बाइक से। मेरे दोस्त के साथ, राजीव के साथ गया था, उसका ब्लॉग भी डाला हुआ है। वो सिर्फ 1500 रुपए के अंदर में करके आया था, जुलाई के महीने में गया था। जुलाई के बाद सीधा मैं अगस्त में किन्नौर कैलाश गया था, जो कि इस साल का मेरा सबसे बिगेस्ट ड्रीम था, वो कंप्लीट हुआ किन्नौर कैलाश का। किन्नौर कैलाश में मैंने 4000 खर्च किए थे, क्योंकि 4 दिन की ट्रिप थी और वहाँ टेंट वगैरह का प्राइस फिक्स रहता। तो वहाँ 1300 रुपये करके ही 2 दिन का टेंट का प्राइस मुझे लगा, 1000 रुपये जाने आने का। तो 4000 का खर्च हुआ था। गंगोत्री यमुनोत्री अभी अक्टूबर के महीने में मैं गया था, जिसमें मेरे चारों धाम पूरे हो गए थे उत्तराखंड के। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ तो मैं पहले करके आया था। गंगोत्री यमुनोत्री इस साल मैंने किया, वो भी मेरी सोलो ट्रैवलिंग जर्नी थी, जो कि मैंने किया 3500 रुपये में, सिर्फ दिल्ली से यमुनोत्री और गंगोत्री। और सोलो ट्रैवलिंग थी इसलिए थोड़ा सा खर्चा मेरा ज्यादा हुआ था, और 3500 रुपये। अभी इस पूरे साल का मैं अगर कॉस्ट लगाऊं, तो पूरे साल मैंने अगर ट्रैवलिंग पे खर्च किया इन पैसों को, तो 16,700 रुपये हो रहे हैं, जो कि एक साल की मेरी जर्नी है।
कई लोगों को आप देखोगे तो मनाली जाते हैं अगर घूमने के लिए, तो वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपए उनके नॉर्मली खर्च होते ही होते हैं। लेकिन मेरे पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो है आपका 16,700, और मैं इसे भी कम करना चाहता हूँ कि और इससे कम बजट में कैसे घूम सकता हूँ। तो उस सब चीज़ों के लिए अब इतना कम बजट में अगर मैंने ट्रैवल किया तो किन चीज़ों और किन टिप्स की वजह से ट्रैवल किया वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो मैंने इतने कम बजट के अंदर में सारी चीजें बताई, तो क्या हम भी घूम सकते हैं इसके अंदर में? तो बिल्कुल, आप लोगों के लिए ही ये ट्रैवल प्लान और ट्रैवल बजट की जो सीरीज होती है मेरी पूरी, ये पूरे 5 दिन की जर्नी और 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें कि बजट ट्रैवलिंग है, आप घर वालों को कैसे मना सकते हो, सोलो ट्रैवल करने का जो डर होता है वो डर कैसे खत्म कर सकते हो, मेरे फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स क्या है, आप अगर कम बजट में ट्रैवल करना भी चाहते हो तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। ये 5 पार्ट के अंदर मैं इस वीडियो की सीरीज में लेके आऊंगा, जिसमें आप पूरी अगर वीडियो को देख लिया तो एक सोलो ट्रैवल जर्नी तो आप करके ही आओगे जरूर से, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर बजट ट्रैवलिंग की बात आती है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए 3 चीज़ें होती है, और 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला होता है होटल, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है प्लानिंग। ये 3 चीज़ें मेरे केस में वर्क करती है कि अगर मैं बजट ट्रैवलिंग करता हूँ तो ये 3 चीज़ें मेन होती है। तो इसको एक एक पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला होता है होटल्स। होटल्स के लिए आप देखो टाइम बचाओ। मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा नीड होती है तो ही मैं होटल लेने की प्रेफर करता हूँ, नहीं अगर नीड होती है तो वहाँ से क्या करता हूँ, वहाँ के लिए रात में ट्रांसपोर्ट करता हूँ। जैसे अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊँ तो सबसे पहले मैं प्रयागराज गया था, और प्रयागराज से मुझे विंध्याचल जाना था, तो हो सके तो मैं रात में वहाँ रुक के अगले दिन सुबह जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय होता है इसलिए मैं रात के टाइम पे ट्रैवल कर लेता हूँ। फिर मुझे विंध्याचल से मैहर जाना था, तो मैं चाहूँ तो विंध्याचल में रात को रुक सकता था मैंने, लेकिन रात में वहाँ से ट्रेन बुक करी जो कि मेरे रात के सफ़र को बचा लेती है, और रात के सफ़र से मैं विंध्याचल से मैहर सुबह उतरता हूँ और सुबह सीधा फिर ट्रैवल करना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कई जर्नियों को, होटल जर्नी को आप बचा सकते हो रात के ट्रैवल में। अगर आपको रात में वहाँ लगता है कि जैसे उत्तराखंड वगैरह में रात में बसेस नहीं चलती, तो वहाँ आपकी मजबूरी है कि आपको होटल लेना ज़रूरी पड़ जाएगा। और होटल में भी आप कई बार ऐसा कर सकते हो कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कई सारे दोस्त बना सकते हो। देखो, दोस्त बनाना ज़रूरी है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बातूनी बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी किस्से कहानी आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को सुनाओ। मेरे साथ जैसा अभी गंगोत्री यमुनोत्री गया था, तो एक 60 साल के अंकल मिले थे जिन्होंने अपने ट्रैवल की कई सारी कहानियाँ, जहाँ जहाँ मेरा ड्रीम है, सपना है वहाँ जाने का, वो सारी कहानियाँ वो अंकल मुझे सुना रहे थे। फिर मैंने अंकल को कुछ बातें बताई कि अंकल मैं कैलाश गया था, यहाँ गया था, उस जगह जाने का मेरा सपना है, आप बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ। क्योंकि वो मेरे मेंटर की तरह थे, तो इसलिए हम जब डिस्कस करते हैं हमारी एक दोस्ती बॉन्डिंग बन गई, जिससे हमने होटल वगैरह खाने पीने की चीज़ों में हमें सस्ता पड़ गया, सारी चीज़ें जो इक्वली डिवाइड हो गई। इसलिए आप दोस्त बनाना सीखो। होटल अगर लेना ज़रूरी पड़ रहा है तो अकेले मत लो, या इस लेवल पे मत जाओ, क्योंकि आपको सिर्फ रात गुजारनी है, वहाँ पे आप घूमने के लिए आए हो। तो रात गुजारने के लिए आपको 500, 600, 400 रुपए के अंदर में जो बेस्ट होटल मिलते हैं उसमें आप रुक जाओ, सिर्फ रात गुजार लो। रात गुजारने के बाद में आप अगले दिन ट्रैवल करो, क्योंकि पैसे कम सेव करने हैं तो होटल में ही सेव करना पड़ेगा। या अगर लग रहा है कि नॉर्मली आप महाराष्ट्र वगैरह ये बाकी सारी चीज़ें घूम रहे हो, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो जर्नी होती है, जो कि मैं अभी आने वाले टाइम पे भी आपको महाराष्ट्र, मेरा जो नेक्स्ट प्लान है फ्यूचर का, उसमें आपको दिखाऊंगा कि मैं रात में होटल में ना रुक के किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके अपने टाइम को बचा रहा हूँ। तो हमारा दूसरा जो सबसे बिगेस्ट पैसे हमारे खर्च होते हैं वो होता है ट्रांसपोर्ट में। कई लोगों को आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते हैं कि प्राइवेट टैक्सी बुक कर लेते हैं कि हरिद्वार गया, मुझे केदारनाथ जाना है, प्राइवेट टैक्सी में बैठा और आराम से टाइम से पहुंच गया। देखो, थोड़ा बहुत टाइम तो आपको लेके चलना पड़ेगा, वो भी प्राइवेट टैक्सी वाला जब आपको पहुंचाएगा मान लो 3 या 4 बजे, तो आप वहाँ पे स्टे करोगे अगले दिन जाकर, और बस से भी अगर पहुंचोगे तो भी स्टे करोगे। तो इसलिए आप अगर लगता है कि मैं उस जल्दी से ट्रैकिंग करके और जल्दी मेरे पास टाइम कम है, तो ही टैक्सी का यूज करा करो, लेकिन उसमें आपको बजट ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम लेके चलना है तो आपको बसेस वगैरह का यूज करना पड़ेगा। अब उत्तराखंड में मैंने कई बार देखा, अब उत्तराखंड पर्सनली मेरी भी गलती क्या होती है कि उत्तराखंड जब भी मुझे जाना होता है टाइम बचाने के लिए सुबह की, क्योंकि रात की कोई ट्रेन नहीं होती है कि रात में मुझे 2 बजे उतार दे, इसलिए मैं बस से जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस से मेरा 400 रुपये का खर्चा आ जाता है, लेकिन अगर मैं ट्रेन से जाऊँगा तो एक दिन अगर पहले पहुँच जाऊँ रात में वहाँ पे, तो 190 रुपये के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं भी धीरे धीरे करके और पैसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में अपने पैसे बचाने हैं तो ज़्यादातर देखो, अगर टैक्सी में जाना है तो 10 या 5 लोगों का आसपास में जुगाड़ करो। भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ऋषिकेश जा रहे हो? मैं भी चलूंगा। बद्रीनाथ में मेरे साथ यही हुआ था। बद्रीनाथ में मुझे बसेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने शेयरिंग टैक्सी करके किया है, लेकिन हेल्प लिया, क्योंकि टैक्सी वाले प्राइवेट टैक्सी बुकिंग करते हैं कि 3, 4, 5 हज़ार में आपको लेके जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने 500 रुपये इस तरीके से शेयरिंग करके, दोस्तों को जमा करके और आसपास के लोगों को जमा करके शेयरिंग में है, जिससे मेरा पैसा और खर्च, टाइम वगैरह दोनों चीजें बची।
तो इसलिए अगर आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो लोकल बसेस का यूज़ किया करो, और नहीं तो प्राइवेट टैक्सी के लिए कुछ लोग जुगाड़ कर लो आस-पास में बात करके और उनके साथ करो, जिससे कि आपका वो खर्च भी बचेगा। तीसरा जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें प्लानिंग ज़रूरी होता है। मेन कहीं भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो मेन प्लानिंग जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है मेरे भाई कि ये रूट है, यहाँ से बसेस मिलेगी, यहाँ का लोकल फेयर इतना है, तो आपको ठगने वाले दुनिया में लोग भरे हुए। अगर आप सोलो ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो तो दुनिया में इतने लोग भरे पड़े हैं कि आपको चूना लगा लगा के आपके पैसे को लूट सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जा रहे हो तो अपना रूट मैप तैयार करके रखो। एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ, या अभी मैं गया था मध्य महेश्वर के लिए, मध्य महेश्वर के लिए रूट प्लान मुझे जरूरी था। सबसे पहले मैंने 4-5 ब्लॉग देखे, मैप वगैरह में देखा, तो मुझे रूट क्या है। सबसे पहले दिल्ली से जाना है मुझे हरिद्वार, हरिद्वार से जाना है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर मुझे टैक्सी पकड़नी है ऊखीमठ के लिए, ऊखीमठ से फिर मुझे टैक्सी पकड़नी है रांसी गांव के लिए। तो ये मेरा 5-6 रूट मैप था, और ये रूट मैप के मतलब इतने सारे मैंने वीडियोस वगैरह देख लिए थे कि मुझे पता था कि किसका कितना फेयर लगेगा, किसका कितना किराया लगेगा, ये मुझे पहले से पता था। आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि किसका कितना फेयर है। दूसरी चीज़ है कि लोकल से आप हेल्प लिया करो हमेशा। अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि टैक्सी वगैरह मिलेगी, बस मिलेगी, क्या मिलेगा, तो वहाँ हमेशा अपने लोकल या दुकान वाले से हेल्प लिया करो। मैं एक किस्सा कहानी आपको सुनाने वाला हूँ कि जब मैं प्रयागराज गया था तो यहाँ से मैं फ्लिक्स बस से गया था 100 रुपीज़ के अंदर प्रयागराज। प्रयागराज मुझे ये बस स्टैंड में उतारने वाले थे, लेकिन किसी कारण से रूट चेंज होने की वजह से वो सीधा बस जाएगी बनारस। तो उसने मुझे नवाबगंज करके एक टोल प्लाजा आता है 24-25 किलोमीटर पहले प्रयागराज से, तो वहाँ उसने उतार दिया, बोला यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब जब मैं वहाँ से उतरा तो उसने मेन हाईवे पे उतार दिया, और हाईवे पे जैसे ही ऑटो वाला आया, ऑटो वाले ने कहा कि प्रयागराज का 500 रुपये है किराया यहाँ से। मैं दंग रह गया कि 100 रुपये में फ्लिक्स बस से मैं गया हूँ, और 500 रुपये दे के अगर 24 किलोमीटर प्रयागराज जाऊँगा तो मेरे बजट ट्रैवलिंग का क्या फ़ायदा हुआ। तो 500 रुपये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगी कि 500 रुपये कैसे दे दूँ एक ऑटो वाले को, वो बुकिंग में जा रहा था। तो मैंने फिर दिक्कत हुई, और वहाँ पे ज़्यादा ऑटो वाले थे नहीं, सिर्फ 3 ऑटो वाले थे। फिर भी मैंने कम करके उनको 300 रुपये बोला कि भाई चलो 300 रुपये में ले चलो। उसने बोला कि 300 रुपये में भी नहीं जाऊँगा, 4 साढ़े 400 रुपये के तकरीबन दे देना। फिर मैंने बोला नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा बजट सही तरीके से नहीं बन पाएगा। फिर मैंने दूर पे एक टोल प्लाजा दिखा, नवाबगंज का मेन टोल प्लाजा, मैंने बोला चल उस भाई से एक बार पूछता हूँ। मैं धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ट्रैवल करके गया, जैसे वीडियो में आप देख भी सकते हो। ट्रैवल वहाँ जाने के बाद मैंने उस भाई नवाबगंज जो टोल प्लाजा पे जो भाई बैठा था उससे पूछा कि भैया मुझे प्रयागराज जाना है, तो यहाँ से कितना फेयर होगा। आप दंग रह जाओगे, उस भाई ने मुझे बोला कि सिर्फ 30 रुपये में यहाँ से आप प्रयागराज पहुंचेगे। मैंने बोला भाई वो तो 500 रुपये मांग रहे हैं ऑटो वाले। बोले वो प्राइवेट बुकिंग के लिए लेके जा रहे हैं, आपको अगर पकड़ना है तो 100 मीटर की दूरी पे देखो, यहाँ से आपको मेन रोड पे ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको लेके जाएंगे सीधा प्रयागराज। जो मैं वहाँ पे 100 मीटर दूर पे गया, वहाँ से मुझे ऑटो वाले ने बिठाया, 30 रुपये में सिर्फ मुझे प्रयागराज मेन स्टेशन के पास में उसने पहुँचा दिया। तो इस तरीके से आप हेल्प लो लोकल पीपल की, लोकल लोगों की हेल्प लो, लोकल दुकान वालों की हेल्प लो। उत्तराखंड, हिमाचल कहीं भी आपको जाना हो तो गांव वाले बता देते हैं कि इस जगह पे इतने रुपए के अंदर में आपको ये ले जाएगा, तो वहाँ पे आपका कोई ज़्यादा फेयर चार्ज नहीं करेगा। और रूट मैप हमेशा तैयार रखो कि मुझे यहाँ से बस पकड़नी है, इस जगह से बस मिल जाएगी, इस जगह से ऑटो मिल जाएगी। ये रूट मैप जब आपके माइंड में तैयार रहेगा ना, तो आपको सोलो ट्रैवल करने में डर नहीं लगेगा, और आप खुद का बजट लेके चलोगे कि इतने इतने कम बजट के अंदर में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो देखो ये सारे मुझे मेन पॉइंट लगे जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ 3 साल से, कि मैं इतने कम बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं इसे और कम कर सकता हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि मुझे थोड़ा बहुत लिफ्ट भी लेना पड़ता है किसी से कहीं जाने के लिए, जब लगता है कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ मैं इतनी छोटी सी टाइम के लिए पैसे बचा सकता हूँ तो मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। तो इसलिए आपको अगर कम बजट में ट्रैवल करना है तो ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, और सबसे पहला जो मेन मोटिव होता है हमारा, हमारे डर को निकालना। लोगों से बात कैसे करें। अगर मैं अकेले ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ तो चुपचाप बैठे रहूँगा, गुमसुम गाने सुनता रहूँगा अरिजीत सिंह के, ऐसा नहीं होता। अगर आप सोलो ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो तो आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे मेरे दोस्त, दूसरे लोगों से बातें करनी पड़ेगी, दूसरे को इतना अच्छा एक दिन के अंदर इतना गहरा मित्र बनाना पड़ेगा कि उसके साथ आप रूम शेयर कर सकते हो, खाना शेयर कर सकते हो, पैसे भी आधे आधे करके शेयर करने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आपको उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, और दोस्त कब बनेगा, आपकी बातों से। आपके पास ट्रैवलिंग में ये चीज़ें बहुत बेस्ट होती है कि आपके पास इतने कहानी, इतने किस्से होते हैं सुनाने के लिए ना, कि वो भी ट्रैवल फैन है या ट्रैवलिंग करता है तो उसको भी ट्रैवलिंग के किस्से सुनना बहुत पसंद होगा। तो इस तरीके से आप इतने किस्से उसको सुना सकते हो, इतनी मतलब आपके पास कहानियाँ होंगी कि आप बोर नहीं होगे। वो कुछ कहानी सुनाएगा, आप कुछ कहानी सुनाओगे, इस तरीके से दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती का एक ब्लॉग आने वाले टाइम पे मुझे देखने को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जब मैं गंगोत्री यमुनोत्री गया था तो मेरी सोलो जर्नी में मेरे 2 दोस्त बने थे, एक 60 साल के अंकल और एक 25-30 साल के एक भाई जी थे।
महाराष्ट्र के, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने और हम तीनों ने मिलकर रूम शेयर किया, फूड शेयर किया, जिससे मेरा कम बजट में 3000 के अंदर में मैं गंगोत्री यमुनोत्री ट्रैवल करके आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, दोस्त बनाना सीखो। और बजट अगर थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा लग रहा है तो सीखो ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, क्या कैसे कहाँ-कहाँ आपको पैसे देने, खर्च करने और कहाँ बचाना है, ये सीखो स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा, उसमें भी कुछ ट्रैवल रिलेटेड टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मेरा मध्य महेश्वर का ब्लॉग आ जाएगा 4-5 दिनों के अंदर में। उससे पहले बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा कुछ टिप्स वगैरह या कुछ रिलेटेड मेरे जो ट्रैवलिंग जर्नी में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, ठीक है? और इसे सेव करके रखना और इस चीज़ पे लागू करके देखना एक बार। अगर आपको हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ और चीज़ें अगर मुझसे पूछनी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो। बाय।